नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजधानी क्लासेस भीलवाड़ा के अंदर। जैसा कि हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्टरी एग्रोनॉमी और उसकी जो फसल चक्र के बारे में फसल का वर्गीकरण पढ़ा था हमने। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग स्कीम्स, यानी फसल चक्र तथा फसल चक्र की जो शस्य योजना होती है यानी स्कीम्स होती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग स्कीम्स। क्रॉपिंग स्कीम्स यानी फसल चक्र तथा शस्य योजना। शस्य योजना यानी आज हमारा टॉपिक जो है क्रॉप रोटेशन। तो फसल चक्र होता क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फसल चक्र की परिभाषा क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या है। जैसे कोई एक खेत है उसमें हम गेहूं बो रहे हैं, क्यों अगर हम गेहूं बोएंगे तो मृदा में जो पोषक तत्वों की होगी कमी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या पोषक तत्वों की कमी ना हो उसके लिए हमें फसल चक्र अपनाना पड़ता है। तो उसके लिए हम फसल चक्र अपनाते हैं। अब फसल चक्र किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो फसल चक्र फिर शस्य योजना उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र का सिद्धांत यानी फसल चक्र किसके द्वारा दिया गया। तो 730 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए, 730 में नॉरफॉर्क नामक एक क्या हुए थे साइंटिस्ट हुए, नॉरफॉर्क नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे। इनके द्वारा क्या था, इन्होंने किसकी अवधारणा दी थी, फसल चक्र की। इन्होंने अवधारणा दी किसकी, फसल चक्र की अवधारणा दी कब, 1730 के अंदर नॉरफॉर्क वैज्ञानिक ने। और इन्हें ही फादर ऑफ क्रॉपिंग यानी क्रॉप रोटेशन फसल चक्र के पितामह या फादर्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो 1730 के अंदर नॉरफॉर्क एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने फसल चक्र की क्या दी थी अवधारणा, और इन्हें क्या कहा जाता है फसल चक्र के पितामह या फादर ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो अब हम फसल चक्र की जो परिभाषा है यानी फसल चक्र होता क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। फसल चक्र है क्या चीज, तो ये आप देख लीजिए 1730 के अंदर नॉरफॉर्क जिन्होंने फसल चक्र की अवधारणा दी थी, इन्हें क्या कहा जाता है फसल चक्र के पितामह कहा जाता है या फादर ऑफ फादर ऑफ क्रॉप रोटेशन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। तो अब हम परिभाषा के बारे में जानते हैं कि क्रॉप रोटेशन की परिभाषा क्या है। फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, यानी किसी निश्चित क्षेत्र में, यानी कोई एक खेत है हमारे पास, ये खेत हो गया, कितना है 2 हेक्टेयर। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय यानी एक समय भी निर्धारित होगा कि निश्चित समय जैसे कि 4 महीने हो गए या 5 महीने हो गई। तो किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर निश्चित समय के अंदर यानी निश्चित समय के अंदर तक हम फसलों का क्या करते हैं, उसी प्रकार एक प्रकार से हेर फेर बदल कर, जैसे पहले हमने गेहूं बोया उसके बाद में दलहन बो दी। तो फसलों को यानी किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए निश्चित
समय, क्लास खराब हुई। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय तक फसलों को इस प्रकार से हेर फेर कर बोना, यानी अदल बदल कर, जिससे क्या होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम नहीं होती है तथा मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है, जैसे उसमें पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जैसे हमने गेहूं बो रहे हैं तो उसके अंदर जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसके लिए हम दलहनी फसलें भी बोना चाहिए ताकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सके तथा मृदा में जो पोषक तत्वों की है वो कमी ना हो। यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए फसलों को इस प्रकार से हेर फेर कर बदल कर या बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम ना हो तथा अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति कैसे, जैसे गेहूं बोया, उसके बाद में हमने क्या बो दी, दलहन, यानी यूं लिखो आप, पहले अनाज वाली फसल बोई मैंने, अनाज के बाद में हमने बो दी दलहन। अब दलहन फसल क्या करती है, इसके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। दलहनी फसलें भूमि के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, जिससे पोषक तत्वों की कमी होती है, यानी कमी की पूर्ति हो जाती है। जैसे अनाज वाली जो फसल है उसको जो पोषक तत्व की यानी कि ऑब्जर्व किया है भूमि से, तो वो दलहनी फसल उसको वापस उस निश्चित अनुपात में वापस दलहनी फसलें स्थापित कर देती है। तो क्रॉप रोटेशन की परिभाषा क्या हुई, क्रॉप रोटेशन की परिभाषा किसी निश्चित क्षेत्र, जैसे 2 हेक्टेयर हो गया हमारा, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए, निश्चित समय तक फसलों को अदल बदल कर उगाना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी ना आए, तथा अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाए, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो ये हो गया हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या है, कोई एक हमने खेत लिया निश्चित क्षेत्र का, 2 हेक्टेयर हमने खेत लिया, निश्चित अवधि में फसलों को इस प्रकार से हेर फेर कर बदलना या बोना जिससे क्या होती है, मृदा की उर्वरा शक्ति यानी कि उर्वरा शक्ति बनी रहती है, यानी कम नहीं होती है, तथा जो अधिक से अधिक पोषक तत्व या अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो ये हमारा हो गया क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन के अंदर जो सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत हम पढ़ते हैं। क्रॉप रोटेशन के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, उसके अनुसार ही हमें फसल की बुवाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्रॉप रोटेशन हो गया, डेफिनेशन मैंने आपको समझाई दी है। तो अब मैं सिद्धांत लिखता हूं, ये आप लिख लीजिए। लिखिए आप फसल चक्र के सिद्धांत, फसल चक्र के सिद्धांत। इसके जो सिद्धांत है वो भी हमें याद होने चाहिए। तो सिद्धांत के अंदर पहला सिद्धांत होगा, फसल चक्र के अंदर जो फसल चक्र का जो सिद्धांत है उसमें फर्स्ट में लिखेंगे हम, यानी कि अदलहनी फसलों के बाद दलहनी फसल उगाना, यानी अनाज वाली फसल दलहनी होगी, अदलहनी। अदलहनी
फसल के बाद दलहनी फसल उगाना। अब दलहनी फसल के बाद में दलहनी फसल उगाने से क्या होता है, यानी लेग्यूमिनेसी की जो फसल होती है दलहनी, वो क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, N2 का स्थिरीकरण करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करती है, दलहनी फसलें। दलहनी फसल क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो पहला सिद्धांत हो गया हमारा, दलहनी फसल के बाद में क्या करना है हमें, दलहनी फसल के बाद में दलहनी फसल उगानी है। सेकंड में लिखिए उथली जड़। उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वालों की, यानी उथली जड़ के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगाना। कुछ समझे, यानी कि उथली जड़ वाली जो फसलों के बाद में क्या करना है हमें, गहरी जड़ों वाली फसल उगाना है। जिससे क्या होता है कि भूमि ठोस नहीं होती, यानी कि उथली जड़ मतलब जो ऊपर रहती है। ये हो गई हमारी भूमि, ये भूमि की परत होगी। अब उथली जड़ यहां तक ही होगी, तो ये निचली वाली भूमि होगी वो ठोस हो जाएगी, ठोस रहेगी। उसके लिए जो हमें ऐसी फसल उगानी है जिसकी जड़ें गहरी हो, ऐसी फसलें हमें उगाना है। तो तीसरा सिद्धांत है, उसके बाद में लिखिए तीसरा सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत में क्या है, यानी कि अधिक उर्वरक जो ऐसी फसलें होती है जो अधिक उर्वरक चाहती है, उसके बाद में जो कम उर्वरक चाहने वाली फसलें होती है वो उगाएं, ताकि जो अधिक उर्वरक जिस हमने जो दिया है जिन फसलों को, तो वो सारा तो ग्रहण नहीं कर पा रही होगी, यानी कुछ अंश उसके यानी उर्वरक के वहां पर भूमि में उपस्थित होंगे। तो हम ऐसी फसल बोएं जिससे उर्वरक की कम आवश्यकता हो, ताकि जो हमने जो अधिक उर्वरक दिया था वो मृदा के अंदर जरूर पाया जाता है, मृदा के अंदर उसके अवशेष रहते हैं। तो उसके बाद में लिखिए आप अधिक उर्वरक चाहने वाली फसलों के बाद कम उर्वरक चाहने वाली फसल उगाना। अधिक उर्वरक चाहने वाली फसलों के बाद में कम उर्वरक चाहने वाली फसलों को उगाना, जिससे क्या होता है हमें यानी कि प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। अगर हम उसके बाद में अगर अधिक उर्वरक चाहने वाली फसलें बो देते हैं, तो पहले ही हमने क्या बोया था, अधिक उर्वरक चाहने वाली फसलें, तो उसके लिए हमें क्या उर्वरक की आवश्यकता ज्यादा पड़ी थी। उसके बाद में हम कम उर्वरक वाली फसल बोते हैं, यानी कम, जिसको कम मात्रा में उर्वरक चाहिए, ऐसी फसलें उगाना चाहिए। जिससे क्या होता है हमारी मृदा की जो उर्वरक शक्ति है वो बनी रहती है। ये हो गए 3 सिद्धांत। चौथा सिद्धांत मैं बताता हूं, ये आप लिख लीजिए। चौथा सिद्धांत क्या है, चौथे सिद्धांत के अंदर जो अधिक जो जल मांग यानी कि फसल की जो सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, यानी फसल की जो सिंचाई की आवश्यकता अधिक चाहने वाली फसलों की, यानी एक बार तो हमने अधिक चाहने वाली फसल उगा दी, उसके तुरंत बाद कम जल मांग वाली फसलें उगाना। अधिक जल मांग
वाली फसलों के बाद कम जल मांग वाली फसलें उगाना। यानी कि अधिक जल मांग वाली फसलों के बाद में जो कम जल मांग है, यानी जिसको पानी की आवश्यकता कम होती है, यानी कम पानी के अंदर वो अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है, ऐसी फसलों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे क्या होगा, पानी की भी बचत होगी और जिन किसानों के पास सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं हो पाती है वो भी ये खेती कर पाता है। यानी एक बार तो उसने कहीं से पानी का एडजस्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद में उसके पास पानी कम है तो वो जो कम जल मांग वाली फसलें हैं उसका प्रयोग कर अपना जो खेती कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में पांचवा सिद्धांत लिखिए आप। पांचवा सिद्धांत में क्या है, अधिक कृषण यानी अधिक कृषण क्रिया चाहने वाली फसल के बाद कम कृषण क्रिया चाहने वाली फसल उगाना। अब अधिक कृषण क्रिया चाहने वाली फसलों के बाद में जो कम कृषण चाहती है, यानी कम कृषण चाहने वाली फसलों का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगी, हमारी मृदा की जो है अधिक क्या होता है, उसे मृदा का जो क्षरण होता है, मृदा क्षरण वो कम होगा, अधिक कृषण वाली क्रियाएं कम होगी। उसके बाद में जैसे हम कृषण कम क्रिया वाली, उसमें क्या हमें जैसे मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ी है, यानी हमारे पास कुछ पैसे बचे हैं, तो अधिक कृषण क्रिया चाहने वाली फसलों के बाद में कम कृषण क्रिया वाली फसलें का प्रयोग करना। उसके बाद में छठा सिद्धांत है। छठे सिद्धांत में क्या है, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करने वाली फसलों का प्रयोग, जैसे तिलहन हो गई, दलहन फसलें हो गई, अनाज वाली हो गई, सब्जियां हो गई, ये सब हमें क्या करना है, फसल चक्र के अंदर इनका सम्मिलित करना है, यानी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली, जैसे दलहन होगी, तिलहन होगी, वह सब्जियां का फसल चक्र में सम्मिलित करें। ठीक है, तो घरेलू आवश्यकता, जैसे हमें तेल की आवश्यकता होगी तो हमने क्या बो दिया, तिलहनी फसल बो दी। हमें जैसे दाल की आवश्यकता होती है तो हमने दलहनी फसल बो दी। अनाज वाली फसल हम बोते ही हैं। जैसे सब्जियों की आवश्यकता होगी तो हमने सब्जियों वाली खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो हम जैसे खेती तो करते ही हैं, तो इनको क्या करें, हम फसल चक्र के अंदर अपनाएं। यानी एक बार क्या बो दी हमने दलहन, तो उसके बाद में तिलहन, अनाज वाली फसल बो दी तो उसके बाद में यानी कि दलहनी फसल के बाद में दलहन वाली फसल बो देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा फसल चक्र सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो ये तो हो गए हमारे फसल चक्र के मुख्य सिद्धांत, यानी फसल चक्र के मुख्य सिद्धांत हमने पढ़े 6। ठीक है, फर्स्ट में हमने पढ़ा था दलहनी फसलों के बाद में दलहन फसलों का उपयोग। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फसल चक्र सघनता, यानी चक्र सघनता।
फसल चक्र सघनता। तो ये आप नोट कर लीजिए, फसल चक्र के सिद्धांत 6 है मुख्यतः। तो हमने पहले पढ़ा था फसल चक्र है क्या, फसल चक्र के बारे में जाना। उसके बाद में हमने फसल चक्र के जो सिद्धांत है उनका अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे फसल चक्र सघनता। फसल चक्र की जो सघनता है वो किस प्रकार से है। तो टॉपिक लिखिए, फसल चक्र सघनता, ठीक है, या चक्र सघनता। चक्र सघनता। फसल चक्र सघनता, इसका एक सूत्र है, सूत्र लिखिए आप। फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसलों की संख्या बटा फसल चक्र की अवधि, ये किसमें होगी, वर्षों में, इंटू 100। क्या होगा, यानी कि एक सूत्र है, फसल चक्र में फसलों की संख्या, यानी हमने कोई फसल चक्र अपनाया तो उसमें जो कितनी फसलें हमने बोई, तो फसल चक्र में फसलों की संख्या तथा उसकी अवधि कितनी है, यानी कितना समय लगा, कितने वर्ष है या कितने महीने हैं। तो फसल चक्र में फसलों की संख्या बटा फसल चक्र में या फसल चक्र की अवधि इंटू 100। तो फसल सघनता हम निकालेंगे, उसके लिए कुछ सावधानियां यानी कुछ नियम है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। तो सावधानियां, तो पहले हम पढ़ेंगे सावधानियां। तो सावधानियों में जो फर्स्ट है, जो ऋतु होती है, यानी कि हमारा जो फसल चक्र है यानी फसलें हैं वो किस वर्ष यानी कि किस से मनाई जाती है। तो खरीफ की ऋतु, खरीफ या खरीफ की ऋतु जो होती है, ऋतु से प्रारंभ होती है या शुरू होती है। हम कोई फसल बोलते हैं तो जो हमारी प्रथम फसल होगी वो खरीफ की फसल ही मानी जाएगी। इसका एक क्रम है, आप लिख लीजिए, खरीफ, उसके बाद में आएगी रबी और जायद, ये क्रम है। यानी प्रथम फसल यानी हमारा जो फसल चक्र है उसका जो ऋतु होती है उसकी फसल की शुरुआत खरीफ ऋतु से मानी जाती है। यानी खरीफ ऋतु हमारी फर्स्ट फसल होगी, उसके बाद में सेकंड रबी और उसके बाद में जायद। सेकंड लिखिए, हरी खाद में प्रति भूमि, यानी हरी खाद, हरी खाद व प्रति भूमि को फसलों की संख्या में नहीं गिना जाता, यानी हरी खाद व फसलों की भूमि या प्रति भूमि को फसलों में नहीं गिना जाता है। यानी अर्थात इनका इनकी अवधि
या शून्य मानी जाती है। यानी कि हरी खाद, हमने कोई हरी खाद बोई तो उसको जो है फसल के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। हरी खाद या प्रतिभूमि को फसलों के अंदर नहीं गिना जाता, यानी काउंट नहीं होगी, वो फसल के अंदर काउंट नहीं होगी। उसके बाद में तीसरा, दो मैंने बताया, आप लिख लीजिए। उसके बाद में तीसरा हम देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरे में क्या है? मिश्रित फसलों को एक ही फसल में गिना जाएगा। मिश्रित फसलों को एक ही फसल गिना जाएगा। कोई हमने मिश्रित फसल बोई तो उसको उस ऋतु में एक ही फसल, यानी एक ही फसल माना जाएगा या एक ही फसल में गिना जाएगा। जैसे हमने बोया सोयाबीन और मक्का, उदाहरण लिखिए, सोयाबीन प्लस मक्का, तो इसको हम क्या करेंगे? एक फसल की माने जाएगी। क्या बन जाएगी? एक फसल। यानी फसल तो हमने दो बोई है, लेकिन ये क्या है? मिश्रित फसल है। तो मिश्रित फसल को जो फसल चक्र सघनता निकालेंगे उसके अंदर एक ही फसल माना जाएगा, यानी सोयाबीन मक्का एक फसल होगी। यानी मिश्रित फसलों को एक ही फसल में माना जाएगा। उसके बाद में चौथा, फसल चक्र जो है वो हमेशा प्रतिशत में व्यक्त होगा। यानी फसल चक्र सघनता ये हमेशा प्रतिशत में व्यक्त होगा। यानी प्रतिशत, जो फसल चक्र सघनता है वो हमेशा प्रतिशत में ही व्यक्त होगा और 100% से कम नहीं होगा। 100% से कम नहीं होगा। अगर कोई फसल चक्र सघनता निकाल रहा है तो अगर उसका 100 से कम आ जाता है या 90 आ रहा है तो वो फसल चक्र सघनता अमान्य या गलत होगी। यानी सीधा सीधा है कि 100% से कम जो फसल चक्र सघनता है वो कम नहीं होगी। यानी हम कोई भी निकाल रहे फसल चक्र सघनता तो वो 100% से कम नहीं होगी, 100% से अधिक हो सकती है या होगी, लेकिन 100% से कम नहीं होगी। तो ये तो हो गई हमारी जो फसल चक्र सघनता निकालेंगे उनकी सावधानी हो गई। ठीक है, तो उसके बाद में हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फसल चक्र सघनता निकाल लेते हैं। मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है। हम फसल चक्र सघनता, उसका हम पहले सूत्र लिख देते हैं फसल चक्र सघनता वाला। तो हमने क्या लिखा था? फसल चक्र में फसलों की संख्या बटा फसल चक्र की अवधि इंटू 100। तो पहला उदाहरण लिखिए आप, प्रति और सरसों। अब इसकी जो फसल चक्र सघनता है वो कितनी होगी? फसल चक्र सघनता कितनी होगी? तो जब हमने सावधानियां पढ़ी थी, यानी फसल चक्र सघनता के कुछ नियम पढ़े थे, उसके हमने पढ़ा था कि जो प्रति फसल होगी या प्रति भूमि होगी उसको जो फसल चक्र या फसल में उपयोग नहीं होगा। तो ये हो गया, ये हो गई हमारी फसल नहीं है, तो हो गई सरसों हमारी एक फसल है। सरसों हमारी एक फसल है।
तो जैसे हम सूत्र में फिट करते हैं, फसल की संख्या कितनी, एक अवधि एक वर्ष इंटू 100 बराबर 100%। यानी प्रति को हम फसल के अंदर उपयोग नहीं करते हैं, फसल के अंदर नहीं गिनाई जाती है। प्रति और हरी खाद ऐसी फसलें हैं जिनको फसल चक्र सघनता है। दूसरा उदाहरण है हमारा, पहले हमने बताया था प्रति और 100। अगला उदाहरण लिखिए धान, गेहूं और मूंग। तो धान हो गई हमारी एक रबी की फसल, सॉरी खरीफ की फसल, ये रबी और ये जायद। 1 2 3 सूत्र में फिट दीजिए, 3 बटा कितने वर्ष हो गया, 1 इंटू 100 बराबर 300%। सिंपल है बिल्कुल। यानी धान गेहूं मूंग यानी खरीफ की रबी की और जायद की 3 फसलें हो गई। कितना वर्ष लग रहा है, 1 वर्ष इंटू 100 कर दो 300%। एक और उदाहरण लीजिए, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, सोयाबीन, प्लस गेहूं, सॉरी गेहूं प्लस हमने बो दी सरसों। अब हमें ध्यान योग्य बात ये रखनी है कि यहाँ पर क्या है, प्लस है। प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ यानी मिश्रित फसल है। क्या है ये, मिश्रित फसल, मिश्रित फसल। तो हमारे नियम के अनुसार क्या है, मिश्रित फसल को एक फसल में ही उपयोग किया जाता है। ये होगी, ये हमारी एक फसल और ये दूसरी फसल। फसल की संख्या 2 बटा 1 इंटू 100 बराबर 200%। हमें एक बार नियम ठीक से याद होना चाहिए, यानी कि मिश्रित फसल को एक ही फसल में उपयोग करना, यानी एक ही फसल गिना जाएगा। यानी कि गेहूं और सरसों एक फसल है, मिश्रित फसल है तो एक फसल हो गई। यानी फसल की फसल की संख्या 1, सोयाबीन एक खुद में फसल है, 2 फसलें हो गई बटा वर्ष कितना, 1 इंटू 100 बराबर 200%। अगला उदाहरण लिखिए एक और। उदाहरण बहुत सारे हैं, वैसे आपको नियम आने चाहिए, उदाहरण आप अपना आप निकाल लोगे। एक और उदाहरण लिखिए आप, सोयाबीन, सॉरी धान, चना और गन्ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण है। क्या होगा इसमें कि धान एक फसल होगी, हमारी फसलें गिनो आप, 1 2 और 3 फसलें होगी, कोई मिश्रित फसल तो है नहीं इनमें। ये होगी हमारी कौन सी, खरीफ, चना हो गया और गन्ना हो गया। ठीक, तो धान और चना इनके वर्ष 1 वर्ष की अवधि होगी और गन्ना जो है 1 वर्ष माना जाता है, यानी 1 वर्ष की अवधि होती है। तो हमारे सूत्र के अनुसार क्या है, फसल चक्रों की संख्या, फसल चक्र में फसलों की संख्या 3 बटा वर्ष की संख्या 2 इंटू 100 50 150%। फसल सघनता हुई कितनी, 150%। उसके बाद में एक और उदाहरण लिखिए आप, उदाहरण है गन्ना, कपास, गेहूं, मूंग, जौ, हरी खाद प्लस गेहूं प्लस सरसों। यानी कि गन्ना, कपास, गेहूं, मूंग, जौ, हरी खाद प्लस गेहूं प्लस सरसों,
ठीक है। तो हरी खाद हमारे नियम के अनुसार फसल नहीं है, इसकी अवधि कितनी होगी 0 वर्ष। और ये क्या हो गया मिश्रित फसल है, क्या हो गया मिश्रित फसल है। तो एक फसल और 1 वर्ष, वर्ष की संख्या कितनी होगी, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ठीक है। तो जो है हमारी है एक मिश्रित फसल है, तो इसकी अवधि कितनी होगी, एक फसल में गिनी जाएगी और 1 वर्ष होगी। गन्ना है वो हमने पढ़ा था 1 वर्ष गिना जाता है, गन्ना 1 वर्ष है, कपास और ये 1 वर्ष। सही है यहां तक किसी को प्रॉब्लम। मूंग और जौ 1 वर्ष, हरी खाद 0 वर्ष और ये 1 वर्ष। वर्ष की संख्या कितनी होगी 1 2 3 और 4, हमारे वर्ष तो कितने हो गए, वर्ष की संख्या 4। अब फसलों की संख्या कितने 1 2 3 4 5 और ये मिश्रित फसल है तो 6 सूत्र के अनुसार 6/4 इंटू 100, 6/4 इंटू 100 25, 25 इंटू 6 150, 150% फसल सघनता हो गई। तो फसल सघनता हमने आज पढ़ ली है, उसके कुछ हमने आपको उदाहरण करवाए थे, ठीक है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम क्रॉपिंग स्कीम्स यानी शस्य योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद।